स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आज हम लोग बात करेंगे वर्जनिंग कंट्रोल का, यानी कि सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या पूरा दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो आइए इसे समझते हैं। तो प्रॉब्लम है क्या जो सॉफ्टवेयर वर्जनिंग या वर्जनिंग ओवरऑल सॉल्व करता है। बात है कि जब भी हम लोग कोई बड़ा चीज़ बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाते हैं, तो उसे स्टेप बाय स्टेप ही करना होता है। यानी कि आपको अगर ट्रेन बनाना है तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में आपने पूरा ट्रेन बना दिया, कभी नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप होगा कि पहले उसका बोगीज़ बनाओ, फिर बोगीज़ के ऊपर कोचेस लगाओ, कोचेस के बाद इंटरलिंक का समस्या सॉल्व करो, फिर लोकोमोटिव, मतलब उसमें पूरा स्टेप्स होते हैं। हर चीज़ में होता है। और कई बार लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक चीज़ के लिए काम करते हैं। जैसे आराम से आप कोई सॉफ्टवेयर देख सकते हैं जिसके पीछे बहुत लोग लगे हों, 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो ये सबको मैनेज करना बहुत बड़ा नाइटमेयर है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इतने सारे मतलब मूविंग पार्ट्स को सिंक में रखना, एक सही रास्ते पे चलाना बहुत ही मुश्किल है। और वही समझिए कि लोग अपना पार्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है, जैसे मान लिया आपके ऑफिस में 10 प्रोग्रामर हैं, 10 वो प्रोग्रामर अपने-अपने सेक्शन पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप कैसे मैनेज करोगे कि सब के सब एक-दूसरे के साथ सिंक रहें, सबके पास वही फाइल रहे जो होना चाहिए। सबका मतलब समझ रहे हैं कि मतलब करंट क्या है वही है, ऐसा नहीं हो कि अरे भैया तुम तो पुराना बिल्ड पे काम कर रहे थे, नया बिल्ड में आ गया, यूज़लेस हो गया, या ये हमने चेंज कर दिया, या ये हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो वही समझिए बहुत ही मुश्किल समस्या है ये सॉल्व करना कि कैसे बड़े ग्रुप काम कर सके या एक ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को इफिशिएंटली किया जा सके और सारा वो सिंक रहे टीम के इर्द गिर्द। तो समझिए और प्लस हर जो लोग हैं, हर यूज़र जो है, उनको भी वर्जन कंट्रोल चाहिए होता है। जैसे कि आप लोग में से जो लोग मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाए हो, तो आप लोग के पास ये सब समस्या बार बार हो जाता होगा कि न्यू फाइल आपने बना दिया, फिर न्यू फाइनल फाइल जब आप सोचे कि ठीक है ये डिलीवरी कर दूंगा, फिर न्यू फाइनल फाइनल कोई चेंज किए थे, फिर न्यू फाइनल, लास्ट फाइनल, न्यू फाइनल, फाइनल, फॉर श्योर फाइनल, फिर गाली उली देने लोग हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइल नाम स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट फाइनल टू, फिर फाइनल फाइनल, फाइनल फाइनल, दिस वन है, मतलब लोग पगला जाते हैं और ये होता है। और मेरे साथ अब ये इसलिए नहीं होता कि मैंने ऑटो होट की लगा के ये कर दिया है। समझ लीजिए डेट का स्क्रिप्ट डाला हो तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट डी दबाते हैं, डेट लिख देता है, मॉडर्न डेट जो है आज का है। और जब कोई एक ही दिन में कई बार करना रहता है तो कोई टेंशन नहीं, आराम से कंट्रोल शिफ्ट अल्ट टी दबाते हैं, डेट एंड टाइम दोनों डाल देता है, तो हमको टेंशन नहीं है। तो वही समझिए स्टार्टिंग में सब लोग एकदम हाँ मजे से काम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वर्जनिंग किए बिना काम करते हैं तो ये सब तांडव बन जाता है। और ये अगर आपका हुआ प्रोजेक्ट में, भूल जाइए, प्रोजेक्ट होने वाला नहीं है। तो ये एक सीरियस समस्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये मैं बार-बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। इंसानियत कभी ऐसे ढप्पा मार के ग्रोथ नहीं करता है। हम टूल बनाते हैं, वो टूल से और चीज़ बनता है, उस चीज़ से गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ये समझना ज़रूरी है, जैसे-जैसे हमारा टूल डेवलप होगा वैसे-वैसे जो सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं वो डेवलप होते जाएँगे। उससे और बेटर टूल बनेंगे, उससे और एडवांस सॉफ्टवेयर बनेंगे। ऐसे-ऐसे करके मतलब सब फीडबैक लूप रहता है। तो ये प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व करते हैं, आज का जो कॉम्प्लेक्स दुनिया है वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो वर्शनिंग एक समस्या है, समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान है वर्शनिंग। तो वर्शनिंग को मैं एकदम डिस्टिल करके एसेंस में बता रहा हूँ। तो होता ये है कि आप फ़ाइल नेम लोगे, जो भी आपका फ़ाइल नेम है। जैसे मैं गेम आर्टिस्ट हूँ, तो मैं लिख दूँगा कि ये गेम है, ये उसका फ़ाइल नेम है, ठीक है। एकदम फाइनल फ़ाइल नेम, मतलब उसको नाम नहीं छेड़ेंगे। वो फाइनल नेम हम उसमें बना देंगे। बोलेगा ऐसा उसको नाम मैं क्यों नहीं छोड़ूँगा? बात है कि वही नाम बाकी सारे डेवलपर्स, आर्टिस्ट जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो सब उसको रेफ़रेंस करेंगे। ये फ़ाइल है, इस फ़ाइल को अनुपम विपुल काम कर रहा है, ये फ़ाइल का नाम जैसे मान लिया अनुपम विपुल अंडरस्कोर कार, ठीक है? तो अनुपम विपुल एक कार पे काम कर रहा है, उस फ़ाइल का ये नाम है, उसको लिंक कर दो। अभी फ़ाइल में कुछ ख़ास नहीं, बस एक प्लेस होल्डर रख दें या एक बॉक्स बना के रख दो, कुछ भी रख दीजिए, चाहे वो स्क्रिप्ट ही क्यों ना हो, वो आप कर सकते हो और बस काम खत्म। अब उस नाम को नहीं छूना, उसके अंदर फाइनल, अंडरस्कोर फाइनल कुछ छूना ही नहीं, वो हो गया। वो फ़ाइल डे 1 से वो प्रोजेक्ट में रेफ़रेंस हो चुका है, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर अब उसके बाद वर्शनिंग किया जाएगा। वर्शनिंग में समझिए कि कई बार बहुत सारा आपका फाइल्स होगा, जैसे मान लीजिए 3 आर्टिस्ट हैं, एक गेम पे काम कर रहे हैं, तो एक रिपॉज़िटरी बनेगा। रिपॉज़िटरी जो है, गेम डेवलपर्स काम कर रहे होंगे, यानी कि सारा फाइल लो, गेम इंजन ब्रेक हो रहा है कि नहीं, लेकिन मान लीजिए ब आर्टिस्ट बहुत लगते हैं, प्रोग्रामर से ज़्यादा आर्टिस्ट लगते हैं ट्रिपल ए गेम में। तो आराम से ऐसा हो सकता है कि आपके 100 से 200 आर्टिस्ट लग रहे हों और सिर्फ़ 25 प्रोग्रामर्स हों। तो प्रोग्रामर रिपॉज़िटरी से डेटा ले लेंगे। और आर्टिस्ट लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो एक आर्टिस्ट होगा एनवायरमेंटल आर्टिस्ट, वो अपना एनवायरनमेंट अप डाउन कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो इनको भी तो चाहिए कि मतलब एनवायरनमेंट पे आप मान लो बिल्डिंग बना रहे हो और वो एनवायरनमेंट के साथ इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, गंदा लगेगा, कैसे आप चेक करो? आप यहाँ से रिपॉजिटरी से फाइल उठाओगे, वो फाइल कौन सा रहेगा? जो इसने अपलोड किया था। तो इसका जो अपलोड है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपके पास आ गया। इसके पास भी वही आ गया, मान लीजिए गाड़ी बना रहा है, इसके पास ये दोनों फाइल आ जाएगा। आपको टेंशन लेना ही नहीं, वो सारा रिपॉजिटरी में सिंक हो रहा है।
कब सिंक होता है? जब भी आप कमिट कर दो। जैसे कि मान लो इसने दोपहर में बिल्डिंग कंप्लीट, ये मतलब एनवायरनमेंट बनाया था, कंप्लीट कर दिया, कमिट कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। ये लोग जैसे ही सिंक करेंगे सारा आ जाएगा। तो जनरली हमको कहा जाता है कि मतलब सुबह सुबह एक बार सिंक कर लो। तो ऐसे करके हम लोग वर्शनिंग करते हैं। और फाइल नेम नहीं चेंज होता है। आप अपना एक्सप्लोरर खोलेंगे, उसमें एक फाइल है, तो वो ये समस्या सॉल्व करता है। और वो समझिए, जब आप कमिट कर रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर ये समस्या सॉल्व करता है, वर्जनिंग करने देता है, वो कोई भी फाइल आपका डिलीट नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने एक फाइल बनाया, ठीक है, या कोई कोड ब्लॉक लिखा, या जैसे मैश में मैं काम करता था, मैश में मैंने काम किया, कमिट कर दिया, सब लोग देखे ठीक है। फिर मेरा आर्ट लीड आया, बोलता है यार ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन ये चेंज कर दो, कमिट अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब फ्लो ने जो भी उसका फीडबैक है, वो फीडबैक आया, मैंने चेंज किया, फाइल नेम अभी भी वही रहेगा और मैं नया फाइल बना दूंगा, मतलब कि उसमें नया कमिट कर दूँ। अब बोले मेरा फाइल उड़ गया ना, यही ट्रिक है। वो वर्शनिंग किए जा रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, हमें नहीं दिख रहा, लेकिन कंप्यूटर में वो सेव होते जा रहा है और सब पे टैग लगते जा रहा है। ये टैग 1 है, टैग 2 है, टैग 3 है, टैग 4 है। जितनी बार आप सेव करना चाहें, 100 बार, 200 बार, 400 बार, 4000 बार, जितना करना कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, वो रहेगा। फाइल आपको हमेशा एक ही दिखेगा। और आप कभी भी ज़रूरत हो, जैसे मान लीजिए आपने कुछ कर दिया और गड़बड़ हुआ, जो होता है हर आर्ट वाले फील्ड में यही होता है कि आप फाइल बनाओगे, उसको बोले अरे यार ये चेंज कर दो, चेंज कर देंगे, आप कमिट कर देंगे, उसके बाद बोलेगा अरे यार पहले वाला ये अच्छा लग रहा था, तो ये चेंज क्यों कर। ऐसे क्या करेंगे आप, यू टर्न मार लीजिए, तो फॉल बैक पॉसिबल हो जाता है। तो ये मतलब जनरली दो तरीके से होता है। एक होता है रिपोजिटरी बेस्ड सिस्टम हो गया आपका, जहाँ पे लोग अलग अलग फाइल पे काम कर रहे हैं। ये मैं सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ इस मामले में, क्योंकि ऑब्वियसली गेम फील्ड में ऐसे ही काम किया जाता है। तो मतलब आर्टिस्ट लोग, गाड़ी का एक पूरा ब्रांच है, मतलब एक फ्लोर है, उसमें 15 आर्टिस्ट है, सिर्फ गाड़ी बना रहे हैं। फिर दूसरा फ्लोर है जिसमें इन्वायरमेंटल लोग हैं, वो इन्वायरमेंट पूरा बना रहे हैं। तीसरा लोग है जो उसमें एसेट्स बना रहे हैं, बढ़िया चीज़ें बहुत बना रहे हैं, कुछ है जो टेक्सचर्स बना रहे हैं, अलग अलग है, सब लोग काम करते हैं। सबका फाइल जा रहा है रिपोजिटरी में, रिपोजिटरी जा रहा है विदेश में, वहाँ विदेश में प्रोग्रामर सब बैठ के उसको ये कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं गेम में। और उनको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सारा फाइल का लिंक्ड है, वो बस चेक करते रहते हैं कि फाइल साइज बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा है या बहुत छोटा है, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लेते हैं। तो ऐसे करके होता है। तो अलग अलग फाइल के साथ करें। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी रिसेंटली एक ऐप बनाया था, वो ऐप में मैंने आइकॉन बनाया है और 3 तो छोटे छोटे आइकॉन है, क्वेश्चन मार्क आइकॉन है, गियर आइकॉन है, और CSV S2C करके सीरियल टू CSV आउटपुट है, तो उसका मैंने आइकॉन बना दिया। अब रहा बात की मैंने आइकॉन का फाइल नाम बना के रख दिया, अब मैं कल को फिर अपडेट करता हूँ, नाम नहीं चेंज होगा। और मान लीजिए मैंने डाल दिया और लोग बोलते हैं यार सर आपका पहले वाला ही ठीक था, कोई टेंशन नहीं है, मैं उसको रोल बैक भी कर सकता हूँ। तो ये तो गया अलग अलग फाइल में छेड़ना, ये बहुत आसान है। तो प्रोग्रामर मेरे केस में वो आइकॉन फाइल को टच भी नहीं करेगा, और मैं आइकॉन फाइल में जितना बार छेड़ना छेड़ूंगा, कोई टेंशन नहीं है। वो दोनों लोग आराम से पैरेलली काम कर सकते हैं, बढ़िया, यही पे दुनिया चल रही है। लेकिन क्या होगा प्रोग्रामिंग में, जब आपका एक ही फाइल के अंदर बहुत लोग काम करना, यहीं पे जान निकलता है। इसीलिए लोग आजकल आप सुनते हो ना, रिफैक्टरिंग क्यों करो, क्योंकि एक ही फाइल, एक ही स्क्रिप्ट को तोड़ के 4-5 क्यों बना दिया जाता है। बात वही है कि अगर अलग अलग लोगों को काम बांटना है और रिफैक्टर्ड कोड नहीं है, जान निकल जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते एक फाइल में। एक फाइल में ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए आपका एक टेक्स्ट फाइल है, हम लोग काम कर रहे थे, तो उसमें 400 लाइन 500 लाइन का टेक्स्ट बन गया। तो नीचे का कुछ ब्लॉक जिसमें मतलब कोर सिग्नेचर हैंडल हो रहा है, उस पर एक बंदा काम कर रहा है। फाइल नेमिंग का ऊपर वाले ब्लॉक में कोई टेक्स्ट है, उस पर एक बंदा काम कर रहा है। ये लोग ब्रांच बनाते हैं, जैसे कि आपका एक फाइल है, उसका एक ब्रांच बन जाएगा, एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा ब्रांच पे दूसरा बंदा काम कर रहा है। दोनों एंड में मर्ज करेंगे। मर्ज करके जब जाएंगे तो वो फाइनल टेस्टिंग आप कर लोगे कि सही से दोनों का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग ब्लॉक पे काम किए रहेंगे। जनरली मर्ज हो जाता है, लेकिन कई बार फेल भी हो सकता है। तो वही समझिए, एक फाइल को ही आप ब्रांच कर सकते हो। जनरली आर्ट में ऐसा कभी नहीं किया जाता, सिर्फ प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि आप एक ही फाइल को कई बार ब्रांच कर सकते हो। और ये जैसे मान लीजिए कोई कोड स्क्रिप्ट है, मतलब कोड्स तो बहुत बड़े होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक कोड है, बहुत सारा चीज़ लगता है। तो जैसे मान लीजिए उसका लाइब्रेरी का कोई सिस्टम है, लाइब्रेरी पे 10 लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर मतलब 25 फाइल हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके ये बन जाता है धीरे धीरे। तो ब्रांचिंग तब की जाती है जब एक फाइल के अंदर ही आपको तिगड़म करना है, या ऐसा है कि ये पूरा को क्लोन कर दो जस्ट फॉर सेफ्टी, या कि आप मान लो कई बार होता है कि लॉन्ग टर्म आप कुछ नया प्रोजेक्ट ट्राई करना चाहते हो, जिससे बैकग्राउंड में आप चलाओगे, तो पूरा क्लोन कर दोगे, उसमें छिड़ते रहोगे, और अगर मान लिया उनका रिजल्ट बहुत अच्छा गया तो उसे मर्ज किया जाएगा मेन से, और फिर रीबेक करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जब भी एक ही फाइल को करना पड़ता है छेड़खानी, तो कॉन्फ्लिक्ट का बहुत रिस्क होता है, यानी कि फाइल लड़ाई करने लगेगा, भैया इस दोनों लोग ने दो अलग अलग चेंजेस एक ही जगह पे अगर कर दिया, लड़ाई हो जाएगा। मतलब बोलिए हेलो वर्ल्ड कैट, हेलो वर्ल्ड डॉग,
अब दोनों यही कमिट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना कि भैया हेलो वर्ल्ड तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, डॉग दिखाना है कैट दिखाना है, दोनों नहीं दिखाया जा सकता, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो वही समझिए, इसीलिए ये मीम है कि गिट पुश अंडरस्कोर फोर्स कर दो, कमिट ये मतलब आपका कमिट नहीं ले रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, फोर्स कर दो उसको। लेकिन उड़ जाता है उसका, तो बोलते हैं कोड फट गया, वो वही होता है, फट जाता है, उसके बाद काम नहीं करता है। तो वर्जनिंग यही करता है कि एक ही फाइल को नाम बना के काम खत्म, और उसमें जितनी बार भी आप सेव कर रहे हैं, जितनी बार भी आप उसे कमिट कर रहे हैं, वो वर्जन पे वर्जन बनाते चला जा रहा है, और ये वर्जन आप रिपोजिटरी में अपडेट होता रहेगा। तो आपका मान लीजिए डिलीट भी हो गया, रिपोजिटरी से आप निकाल लीजिएगा, रिपोजिटरी उड़ गया, फाइल आपके पास से चला जाएगा, ऐसा किया जाता है। तो वर्जनिंग है, यही अलाउ करता है कि अलग अलग चीज़ पे अगर काम कर रहे हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, रिपोजिटरी में सारा सेंट्रल डेटा है, मैनेजर्स लोग वहाँ पे ध्यान देंगे, आर्टिस्ट लोग अपना ही फील्ड पे काम करेंगे, भैया मेरे को ये पे काम करना, मैं इसी पे काम करूँ, फालतू का लोड लेके क्या करूँगा, बल्ले बल्ले हो जाता है। पूरी दुनिया इसी पे चलती है। और जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है तो कोई अगर फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, और भगवान बचाए अगर आपकी छोटी कंपनी है और आपने किसी एम्प्लॉय की जला दी है और वो निकलने वाला है, ये करके पूरा रिपोजिटरी उड़ा के जा सकते हैं। हुआ है, छोटे छोटे कंपनी स्वाहा हो गई कि मतलब कि ये मेंटेन करना होता है ढंग से, अगर नहीं मेंटेन किए बूम। तो अब बात करते हैं कि ठीक है, वो आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन करते कैसे सॉफ्टवेयर साइंस के लिए? हाँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत कंपलसरी है, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ने वाले। मैंने एक छोटा सा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया, उसमें भी मुझे ये करना पड़ गया, तो समझना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और ये हर चीज़ के लिए होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ के लिए। आप कोई भी कंप्यूटर वम्प्यूटर खोलेंगे, मदरबोर्ड में लिखा रहता है ना वर्जन, 3D प्रिंटर खोलिए, तो जैसे मैंने अभी 3D प्रिंटर का मदरबोर्ड अपग्रेड किया तो उसमें लिखा ना वर्जन 4.22, किसी के पास 4.27 है, तो वही समझिए वर्जनिंग हमेशा ज़रूरी है। तो इंपॉर्टेंस और नीड बहुत हाई है, तो इसका बहुत सोल्यूशन है। सोल्यूशंस आपको फ्री से लेके पेड तक दोनों मिलता है। तो फ्री में एक बहुत पॉपुलर सोल्यूशन है जिसे हम लोग कहते हैं ये टॉर्टोइस CVS। तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, यानी इसका लोग लेके कोर लेके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फिर से रिलीज कर देते हैं, जिसमें एक तो बहुत पॉपुलर फोर्क है जिसपे मैं काम कर चुका हूँ, वो है टॉर्टोइस SVN, हम लोग SVN बोलते थे। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि SVN इसका कोर उठाया गया। बहुत सारे और भी वेरिएंट है, लोग कई बार उसको ये CVS गिट भी है, अगर आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो ये वर्जनिंग अलाउ करता है। फिर आपका हो गया परफोर्स। परफोर्स मतलब किसी किसी और प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, तो परफोर्स ये है, ये पेड है। तो रहा बात कि अगर ये फ्री है, सब चीज़ है और इतना एडवांस है कि लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको क्यों करते हैं? जहाँ तक बेस्ट एक्सप्लेनेशन, मैं उतना गहरा में प्रोग्रामिंग मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, तो प्रोग्रामिंग में जनरली कहा जाता है कि मल्टीपल सर्वर्स मैनेज कर सकता है, ये एक ही सर्वर ठीक से मैनेज कर पाता है। तो जनरली वही रहता है। और वही देखिए, आपको फाइल में मिल जाएगा कि फाइल आपने कब सबमिट किया था, उसमें क्या लिख दिया था, कमिट किया था, अपडेटेड रैंडम कोड, डिलीटेड XYZ फाइल, जो जो है सब लिख सकते हैं। और आपका ये SVN अगर आप करते हो तो राइट क्लिक में ऑप्शन आ जाता है, SVN अपडेट। अपडेट का मतलब है कि रिपोजिटरी में जितना अपडेट्स हुआ है वो फाइल आपके डंप कर दे, कमिट आप अपडेट कर दे रहे हो वहाँ कि देखो भैया मैंने ये फाइल किया है, ये अपडेट भेज दे रहे हैं। ऐसे करके सॉफ्टवेयर्स आते हैं। और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये दो मैं जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और भी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा सारे हैं। तो ये तो हुआ गाड़ी खोलने के लिए। अब आते हैं दादाजी पे, गिट हब। तो गिट हब और गिट दो अलग अलग चीज़। तो गिट जो बनाया गया था, यानी कि ये जो गिट है, ये बनाया गया था लाइनस टोयोटा और उनके टीम से। ये मतलब समझिए गाड़ी इसकी खोल दी गई थी 2005 में। समझिए 2005 में कंप्यूटर का क्या हालत था, तब से लोग कर रहे हैं। ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा, अगर वर्जनिंग और ये सब नहीं होता, आज जो हमारा सॉफ्टवेयर का इंडस्ट्री है वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो उस उन्होंने बनाया, ओपन सोर्स बनाया, सब चीज़ कर दिया। फिर उसी कोर को लेके, ओपन सोर्स कोर को लेके गिटहब बनाया गया 2008 में। ये CEO हैं उसके, टॉम पेरिस्टन करके हैं। तो मतलब समझिए गिट का कोर लिया गया, उसके ऊपर एक ऑनलाइन रिपोजिटरी का आइडिया लाया गया। उस पर मतलब पेड सर्विस है, तो ऑब्वियसली इसीलिए ये मिलियनर है, मतलब बहुत बम रिच है। तो इन्होंने गिटहब बनाया, गिटहब वही कोर लेके उसको एक सर्विस दे दी कि ये हमारा सर्वर है, सर्वर में आप करोगे, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप्स को, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को इससे पूरा नया लाइफ मिल गया और गाड़ी फुल स्पीड में खुल गई। तो ये हो गया। और इनकी फंडिंग कहाँ से हुई? तो पहला स्टार्टिंग फंडिंग था, स्टार्टअप फंडिंग पे थे, मतलब खुद के बूटस्ट्रैप कर रहे थे, अपना पॉकेट से दे रहे थे। फिर उसके बाद वेंचर कैपिटल लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे और अच्छा खासा रेवेन्यू भी हो रहा था इनका, करीब कहा जाता है $1 बिलियन तो निकाल ले रहे थे सालाना। और फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट खरीद लिया 2018 में। अब यहाँ पे समझिए कि आज के टाइम में अगर प्रोग्रामिंग का कोई सिंगल रिसोर्स है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि पूरी दुनिया उसी पे चल रही है, वो यही है। बहुत बड़ा ये गिट हब जो है, इसका फुटप्रिंट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब हिल जाइएगा, इतना बड़ा फुटप्रिंट। बाय द वे लिनक्स विंडोज सब में है, उप्स नहीं है, आउच नहीं है, सब में है, यही दादाजी है अभी के टाइम में। अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो देखिए आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गिटहब सबसे बड़ा प्रोग्रामिंग रिसोर्स माना जाता है। अब रहा बात की
इसके अंदर किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, गिटहब में किस तरह, क्योंकि सर्वर में आप डाल रहे हो। तो रहा बात कि जनरली बहुत सारी कंपनी ऐसा नहीं करेगी, जो जैसे मान ली मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, वो गिट लेंगे, अपना लोकलाइज करेंगे, क्योंकि गलती से वो रिस्क नहीं ले सकते कि कोड हमारा लीक हो जाए। लेकिन मेजॉरिटी केस में, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो, अच्छा गिटहब का एक प्राइवेट रिपोजिटरी आपके लिए बना दिया जाएगा। ऑब्वियसली उसमें सिक्योरिटी रहता है, इंक्रिप्शन रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है ताकि वो उप्स ना हो। लेकिन आपको दोनों तरह के प्रोजेक्ट मिलेंगे, फ्री एंड ओपन सोर्स जैसे मैंने काम किया था, और मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स भी उस पर रहते हैं, आपको मिल जाएगा। अब रहा बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, क्यों? माइक्रोसॉफ्ट इसी का डेटाबेस यानी कि गिटहब को लेके चैट जीपीटी को एक्सेस दिया, यानी कि ओपन एआई को एक्सेस दिया, उसी का एआई से चैट जीपीटी इतना एडवांस बेक हो पाया। अब रहा बात, वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि सर वहीं से आपने इतना एकाएक आपका एआई कैसे हो गया कि भैया मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक प्रोग्राम बना के, तो उसने बना के दे दिया, टेक इट एंड गो ना। ऑफकोर्स फाइनल नहीं था, परफेक्ट नहीं था, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूँ और मेरे को ये एक यूजफुल एप्लीकेशन दे दिया। उसके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स चाहिए। कौन है उतना बड़ा रिसोर्स? गिटहब। तो गिटहब सबसे बड़ा सिस्टम है। मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में जा रहे हैं, आप नहीं बोल सकते किसी इंटरव्यू में या कहीं पे भी कि मुझे गिटहब नहीं आता है, भले वो यूज़ करें चाहे नहीं करें, गिटहब आपको आना चाहिए। गिट, अगर आप बहुत स्मार्ट है, सर हम गिटहब नहीं, हम तो अपना गिट बना लेते, मेरी ये पूरा सिस्टम है। ऑब्वियसली फ्री एंड ओपन सोर्स है, आप कर सकते हैं। और कई बार कंपनी चाहती है, बोल रहे हैं, जैसे अगर आप बहुत सेंसिटिव चीज़ पे काम कर रहे हैं, दवाई वाई की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वाला उतना लोड नहीं लेता है। दवाई इंडस्ट्री में हो, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में हो, वो सब लोग सीरियसली लोड लेते हैं, तो वो उनका लोकल रहता है। तो वो लोग बोलेंगे भैया आपको गिट पे आना चाहिए, बेसिक लेवल पे गिटहब आना चाहिए, एडवांस लेवल पे गिट आना चाहिए। तो ये समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्शनिंग समझने के लिए गिटहब आपको आना चाहिए, आम पब्लिक के लिए, आम ज़रूरतों में ज़रूरी है, कंपलसरी। आप कई बार देख रहे हो ओपन सोर्स डाउनलोड कर लो, ओबीएस का कहाँ है फाइल, सोर्स फाइल? गिटहब पे। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, बिना इसके कुछ नहीं होता, मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन इस पे कंप्यूटर का अभी भी पहला रूल लागू होता है, जो कि है गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। ये लॉ है कंप्यूटर दुनिया का, यानी कि एआई डाल दें, ये कर दें, वो कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये मैं सब जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आपको वर्जनिंग में टाइम देना होगा, यानी कि वर्जन आप जो बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। जैसे ये मेरा एग्जांपल है, जो पाइथन बेस्ड पीसी ऐप जो है मेरा गिटहब में, आप देख सकते हो, उसमें इतने सारे कोड डालना पड़ा था, तब जाके मतलब एक्चुअली समझ में। और ये समझिए, ऐसा होता है ना कि आपका पास्ट टोकन डाल रहा है आपके फ्यूचर को। तो ये ज़रूरी है कि अगर मैं 1 मिनट खर्च करता हूँ टेक्स्ट लिखने में, कि जैसे एग्जाम कर दिए, अनलॉक द लिमिट ऑफ 10 हर्ट्ज, ये एक लाइन जिस टाइम मैं लिखा हूँ उस टाइम मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन ये भविष्य वाले को दे देगा कि भैया यहाँ से यहाँ ये चेंज हो गया, बहुत चेंजेस हो गया, ऐसा क्यों चेंज? अच्छा, वो 10 हर्ट्ज का लिमिट हटा रहा है। ये ज़रूरी है। ये जो आप मिनट डाल रहे हैं, जब आप कमिट कर रहे हैं, ये हम लोग को मतलब आर्ट स्टूडियो में जब थे, वो भी सिखाया। हम लोग पहले कमिट कर देते कि कमेंट लिखेगा, वो बाद में जूता चप्पल मार के सिखाया गया कि भैया तुम अपने भविष्य के लिए कर रहे हो, हमारे लिए नहीं कर रहे हो कि हम बोल रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कर रहे हो। तुमको खुद भी पता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने टेक्सचर अपडेट किया, और टेक्सचर अपडेट करने के बाद ब्रिक कर गया, ठीक है, टेक्सचर अपडेट था, वहाँ से रोल बैक करो, लेकिन आप बस कमिट किया जा रहा, कोई नाम ही नहीं, अच्छा सर पैक करके देखो, 4 में देखो, 5 में देखो, नहीं सर नहीं चलेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो वही समझिए, 1 मिनट जो आप डालोगे डिस्क्रिप्शन लिखने में, और गिट में आप देखिए बहुत बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन, मतलब टाइटल है और पूरा डिस्क्रिप्शन है, लोग लिखते हैं, ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि कल आप अपने आप को गाली ना दो, अपने भूतकाल को, जो इसको आप कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा करना रहता है कि मर्ज पुल रिक्वेस्ट हो गया, मर्ज ब्रांच इनटू द मेन ब्रांच है, मॉडिफाइड है, चेंज सेटिंग विंडो आइकॉन, हर चीज़ जितना आप टाइम डालोगे लिखने में, उतना ही कल आपका आसान होगा। तो वही सर, और इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, सिंपल एंड कंसाइज रखिए। मैंने ये किया, काम खत्म मत कीजिए कि एक्चुअली ना मेरे को फीडबैक आया था ना, मैंने वो किया ना, सिंपल कंसाइज कीजिए। और अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पूरे टीम को ये आना चाहिए। ये मेरी गलती थी, मतलब अच्छे खासे प्रोग्रामर्स आ गए, लेकिन गाड़ी ये था कि मतलब हम 3 लोग जो बेसिकली काम कर रहे थे, वो तीनों लोग ठीक से गिटहब पे नहीं थे। हम लोगों ने पहले वर्जनिंग पे मेहनत नहीं किया, प्रोग्राम पहले बनाने लगे, बाद में वर्जनिंग किए, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो वो समझना बहुत ज़रूरी कि हर किसी को, और यही मैं कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा था, हेलो वर्ड लिखा, एक ने हेलो डॉग कर दिया, एक ने हेलो कैट कर दिया, जैसे आप मर्ज करने जाएंगे बूम हो जाएगा, जो बोलता है ना कोड फट गया, यहाँ कोड फट जाएगा। तो वही समझिए। और आपको विजिलेंस होना होगा, यानी कि सतर्क रहें। मजाक नहीं है, ये सिस्टम बहुत हेडेक सॉल्व कर देता है, लेकिन तबाही भी ला सकता है। जैसे कि मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने मेन जो पीडीएफ फाइल बनाया था इसके लिए, आइकॉन के लिए, जब एक बार कोड फटा तो मैंने रिवर्ट करने के लिए, और उसने मेरा फोटोशॉप फाइल ही उड़ा डाला, गया फाइल गया, परमानेंटली चला गया। तो ये मेरी गलती थी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी कि ये सब टूल मैजिक नहीं है, एआई नहीं है, आपको अच्छे से यूज़ करना है, तभी जाके ये आपको अच्छा प्रोडक्टिविटी देगा एज ए रिजल्ट।
समझिए। और इस पे लिमिट्स होने चाहिए, रिस्ट्रेंट्स होना चाहिए और रूल्स ज़रूरी है, ताकि हर कोई फ़ोर्स जो मैंने बताया ना गिट फ़ोर्स मर्ज कर दें, फ़ोर्स मर्ज के 3-4 दिन के अंदर ही आपका प्रोजेक्ट फट सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सब पे आप कभी भी देखेंगे कि रोल का बहुत बहुत लंबा-चौड़ा डिस्क्रिप्शन है। क्यों है? ज़रूरी है। लोग सीखें मतलब लर्न द हार्ड वे बेसिकली। कि इसलिए मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, वर्शनिंग ज़रूरी है। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वर्शनिंग कीजिए। आर्टिस्ट हैं तो भी कीजिए। प्रोग्रामर है तो बिना उसके तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आप हौच-पौच नहीं झेलना चाहते हैं, मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। किसी तरह से डायरेक्ट इंस्टॉल कीजिए आप ऑटोहॉट की और उसमें सीधा डेट एंड टाइम का कोड बना दिए। मतलब एक कीबोर्ड शॉर्टकट डालो, करंट डेट एंड टाइम डाल दिया। तो फाइल आपका कुछ भी फाइल है, मूवी स्क्रिप्ट, ठीक है? आप मूवी स्क्रिप्ट करो, अंडरस्कोर ये डेट एंड टाइम डाल दिए, सेव कर दिया। फिर से आपने उसपे कुछ अपडेट किया, चेंज किया, वही कंट्रोल एस दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस दबाइए, वो फाइल नेम ब्लिंक करेगा, वहाँ पे उसके बगल में लिख दीजिए। या अगर कंट्रोल एस से आपका डायरेक्ट सेव कर देगा बिना विंडो दिए, तब कंट्रोल शिफ्ट एस दबाइए, वो आप कर सकते हो। तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जितना आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उतना आसानी से ये प्रॉब्लम बना भी देता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और इसको सीखें। अगर आप प्रोजेक्ट में आगे कूदना चाहते हैं कि यार मैं भी अपना ओपन सोर्स कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं क्लियर कह देता हूँ कि प्रोजेक्ट में कूदने से पहले वर्शनिंग को सॉल्व कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप गिटहब पे करें। हो सकता है आप लोकली कर रहे हैं तो गिट पे ही काम कर रहे हो या एसवीएन पे कर रहे हो, कुछ भी हो। उसको पहले सॉल्व कर लीजिए कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या उसका मेथोडोलॉजी होगा, उसके बाद आगे बढ़ें। नहीं तो बहुत जोर से गड्ढे में गिरेंगे और वापस निकल नहीं पाएँगे। और हमारे टाइम में तो 2-3 बार हुआ था कि गिट में किसी ने गलत एक चीज़ डिलीट करके अब कमिट कर दिया, कमिट से यानी कि मेन मास्टर से उड़ा दिया, पता चला पूरे सिस्टम को रोकना पड़ गया हम लोग को। रुको, रुको, बैकअप से रिवर्ट किए गए और उस मतलब कई टेराबाइट का फ़ाइल उड़ जाता है, कई टेराबाइट का फ़ाइल हो आधा दिन वेस्ट हो गया। तो समझना बहुत ज़रूरी है, सावधानी रहना है, रिस्ट्रेंट रखना है और रोल्स होना चाहिए। मेरा रोल ये है, मैं इसके सिवा किसी चीज़ को नहीं छोड़ूँगा। दूसरा का भी ये मेरा ही नई रोल है, मैं इससे ज़्यादा नहीं छोड़ूँगा। जहाँ लोग छेड़खानी करना शुरू किए, फट जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वर्शनिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि होता क्या है, करते क्यों हैं, क्यों इसके पीछे सब लोग पागल जैसा भागता है। तो अगर ऐसा है, आपको सीखने मिला, कुछ समझ में आया, अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।